let's discuss the donor area today. Donor area is always of prime importance in hair transplant. I think दो चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वन इज़ द स्किल्स ऑफ द सर्जन एंड द सेकंड इज़ द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ द डोनर एरिया. अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे. यूजली बढ़ते ग्रेड के साथ, अगर हम नॉर्विड स्केल की बात करें, ग्रेड 1 2 3 अप टू 7, सो बढ़ते ग्रेड के साथ आपके ऊपर तो बाल्डनेस बढ़ ही रही होती है, लेकिन साथ साथ आपका डोनर एरिया भी वीक होता जाता है. सो हमें ये देखना होता है कि इस डोनर एरिया से कितने ग्राफ्ट्स मैक्सिमम लिए जा सकते हैं और उनसे कितना एरिया कवर किया जा सकता है. सो कॉमन क्वेश्चन इज कि अगर आपका स्कैल्प का डोनर एरिया वीक है तो हम बाकी डोनर एरियाज भी तो यूज कर सकते हैं, लाइक बियर्ड एंड बॉडी. डोनर एरिया रिलेटेड जितने भी कॉमन क्वेश्चंस पेशेंट्स के होते हैं, हम उनको आज वन बाय वन एड्रेस करते हैं. सो एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का है कि जो डोनर एरिया से बाल आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो वहाँ डोनर एरिया पे दोबारा ग्रो करते हैं या नहीं करते. सो आंसर इज कि वो वहाँ पे दोबारा ग्रो नहीं करते, बिकॉज जो भी प्रोसीजर हो, चाहे वो FUT है या FUE है, हम वहाँ से परमानेंटली रूट को रिमूव कर लेते हैं. जब रूट रिमूव होगी तो वहाँ पे बाल ग्रो नहीं कर सकते. लेकिन ये एक्सट्रैक्शन हमने इस तरह से करनी होती है कि वहाँ पे हम इतने हेयर्स बाकी छोड़ें कि वो सरफेस एरिया डोनर एरिया की कवर्ड रखे. इट्स जस्ट लाइक अ थिक फॉरेस्ट. जो डोनर एरिया है, हमने इसमें से सिलेक्टिवली वो इतने ट्रीज निकालने हैं कि जंगल वाली लुक खत्म ना हो और वहाँ का एरिया रिमेनिंग हेयर से कवर्ड रहे. सो जो कॉमन मिस्टेक क्लिनिक्स की या सर्जन्स की होती है वो ओवर एक्सट्रैक्शन, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ द डोनर एरिया होती है. यूजली ये पेशेंट डिमांड पे ही ये गलती की जाती है. जब पेशेंट एक ही सेशन में ज़्यादा ग्राफ्ट्स को टारगेट करने की कोशिश करता है तो वहाँ से ओवर हार्वेस्टिंग होती है, जिसके रिजल्ट में वहाँ पे पैचेस डेवलप होते हैं. सो लोगों का ये ख्याल कि शायद सेकंड सेशन में जो डोनर एरिया है वहाँ पे बाल दोबारा ग्रो कर चुके होंगे, तो ऐसा नहीं है. सेकंड सेशन में रिमेनिंग हेयर्स में से हम देखते हैं कि फर्दर क्या पॉसिबल है, फर्दर कितनी एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेशन की हीलिंग उस वक्त कंप्लीट हो चुकी होती है. लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद ये बाल दोबारा ग्रो कर जाते हैं और सेकंड सेशन में हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. सेकंड सेशन में जो फर्दर रिमेनिंग हेयर्स हैं उनमें से जो पॉसिबल एक्सट्रैक्शंस मजीद की जा सकती हैं, हम जस्ट वही करते हैं और फर्स्ट सेशन के निकाले हुए बाल वहाँ पे दोबारा नहीं आते. सेकेंड कॉमन क्वेश्चन इज के हमारे डोनर एरिया से मैक्सिमम कितने एक्सट्रैक्शंस किए जा सकते हैं और कितने फॉलिकुलर यूनिट आप एक्सट्रैक्ट करके लगाएंगे. सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ योर डोनर एरिया, जिसकी असेसमेंट हम डिफरेंट मेथड से करते हैं, लाइक ट्राइकोस्कोपीज एंड अदर मेथड्स, जिसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके कितने फॉलिकुलर यूनिट्स प्रेजेंट हैं. सो नॉर्मली 80 to 100 जो डेंसिटी है ये नॉर्मल है और ये अच्छी डेंसिटी समझी जाती है. अब ये जितनी रिड्यूस होती जाएगी, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी तादाद भी कम होती जाएगी. बट बिलो अ सर्टेन लिमिट लाइक 60 और 50 से कम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हेयर्स हैं तो यूजली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट का फ़ायदा नहीं होने लगा और आप ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट नहीं हैं. सो थर्ड कॉमन क्वेश्चन इज कि अगर हमारे स्कैल्प का डोनर एरिया वीक है तो डॉक्टर साहब आप बॉडी हेयर्स यूज़ कर लें. बॉडी हेयर्स में आपके बियर्ड, चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स और जहाँ जहाँ बाल मौजूद हैं आप कहीं से भी ले सकते. सो इन लोगों को हम ये बताते हैं कि सबसे आइडियल हेयर्स आपके स्कैल्प के डोनर एरिया के हैं, बिकॉज इनकी जो नेचर है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर से एग्जैक्टली मैच करती है. स्कैल्प के डोनर एरिया के बालों की थिकनेस हमारे लिए आइडियल है. वहाँ पे एक यूनिट में आपको बंच मिलेगा जिसमें एक से ज़्यादा बाल मौजूद हैं. 1 से लेके 5 तक एक बंच या एक यूनिट में हेयर्स मौजूद हो सकते हैं. इसके मुकाबले अगर हम चेस्ट को देखें तो वहाँ पे एक यूनिट में एक ही बाल मिलेगा जिसकी थिकनेस भी कम है और जिसने लेंथ भी गेन नहीं करनी. सो अगर हम अपने बॉडी पे हेयर्स को देखें, जस्ट लाइक माई आर्म, इस पे हज़ारों की तादाद में बाल तो मौजूद हैं लेकिन मेरी स्किन बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है. सो अगर इनको हम शिफ्ट कर भी लेते हैं तो हमारा स्कैल्प उसी तरह विजिबल रहेगा. सो येस, फॉर द ऑगमेंटेशन अगर हमारे पास स्कैल्प डोनर एरिया में से हम 60 to 70% एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और 30% हमने बाकी ऑगमेंटेशन के लिए लेने हैं एज एन एडजेंट हेयर्स, तो फिर तो हम कर सकते हैं. लेकिन स्कैल्प को छोड़ के सिर्फ बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिल सकते.
सो इन बॉडी हेयर्स को अगर हमने यूज़ भी करना है तो हम इनको फ्रंट हेयर लाइन में यूजली नहीं यूज़ कर रहे होते, सो मिड स्कैल्प और क्राउन के एरिया में कर रहे होते हैं। बिकॉज अगर हम इनको लाइक बियर्ड के हेयर्स आप फ्रंट हेयर लाइन में यूज़ करेंगे तो इनकी लुक टोटली डिफरेंट होगी। दे विल बी लाइक अ स्ट्रिंग, हार्ड होंगे, कर्ली होंगे और यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विद योर हेयर स्टाइल। सो अनदर कॉमन क्वेश्चन इज कि जो हम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पेशेंट को बताते हैं कि इस डोनर एरिया से ये पॉसिबल हैं सेफ्टी के साथ, पेशेंट यूजली सेज कि आप इससे ज़्यादा ग्राफ्ट निकालें और मेरा एक ही सेशन में फुल हेड कवर करके दें। सो ऐसी कंडीशन में जब हम एक ही गो में ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट्स इस डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओवर हार्वेस्ट करेंगे, तो ये डोनर एरिया हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाएगा और वहाँ पे स्कारिंग होगी, पैचीनेस होगी और आपकी स्किन विजिबल हो जाएगी डोनर एरिया। जबकि आप यही सर्जिकल प्लानिंग और नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स अगर 2 सेशन में प्लान करेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। एक कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड सेकंड ये फ़ायदा होगा कि आपका डोनर एरिया भी सेफ रहेगा और वहाँ पे पैचीनेस या स्कारिंग डेवलप नहीं होगी और वहाँ पे स्किन विजिबल नहीं होगी। सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि क्या हम अपने इस वीक डोनर एरिया को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? कोई मेडिकल थेरेपी अगर हम पहले ले लें, PRPs करवा लें या एक्सोसोम्स करवा लें, तो उससे हमारे डोनर एरिया को क्या बेनिफिट होगा? सो आंसर इज़ येस। आपका डोनर एरिया हेल्थ जो है वो मेडिकेशन से और इन बाकी रेमेडीज से इम्प्रूव कर सकती है। गो के उसमें नंबर ऑफ हेयर्स जो हैं या फॉलिकुलर यूनिट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बट उनकी हेल्थ और जो ट्रॉमा उन्होंने फेस करना है ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट उसमें उनका सर्वाइवल बेहतर हो जाएगा। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ही मेडिकेशंस, अगर आपको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है तो उसके लिए आप फाइनास्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल, एक्सोसोम्स एंड PRPs की सपोर्ट ले लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी और जो शॉक लॉस है वो भी कम होगा। अनदर क्वेश्चन इज के डोनर एरिया की हीलिंग में कितना टाइम लगता है? सो ऑलमोस्ट 10 to 14 डेज में ये डोनर एरिया ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हील कर चुका होता है और निस्बतन एज कम्पेयर टू रिसिपिएंट एरिया वी आर लेस कंसर्न अबाउट द रिकवरी एंड केयर ऑफ द डोनर एरिया, बिकॉज वो ज़्यादा सेंसिटिव है। वहाँ पे बाल इम्प्लांट किए गए हैं, जो यूनिट्स इम्प्लांट किए गए हैं वो एक रब से या एक इंसिडेंट से आपके बाल ज़ाया हो सकते हैं, जबकि डोनर इज़ रिलेटिवली रफ एंड टफ। ये आपका पिलो पे टच होता है, आपका हाथ लगता है, आप इसको वॉश करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और डोनर एरिया में एज सच कोई लूज़ करने वाली चीज़ आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है कि अगर आप का हाथ टच हो जाता है या आप इसके बल सोते हैं तो वहाँ पे कोई डैमेजेस होंगी। समटाइम्स वी रिसीव पिक्चर्स फ्रॉम द पेशेंट्स जिन्होंने अपने डोनर एरिया की पिक्चर्स हमें 2 से 3 हफ्ते के बाद भेजी होती हैं और उनमें बड़ी क्लियर पैचेस बने होते हैं डोनर एरिया में और लग ऐसे रहा होता है कि शायद इनकी ग्राफ्ट ज़रूरत से ज़्यादा निकाल लिए गए हैं। ये ज़्यादा कॉमन है, जो हमारे ईयर्स के करीब का डोनर एरिया इनमें ज़्यादा ये पैचेस डेवलप हुए होते हैं। लेकिन रियलिटी में हमने वहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं की, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं की हुई। जो रूट्स हमने निकाल ली और जो रिमेनिंग छोड़ दी थी, रिमेनिंग जो रूट्स वहाँ पे हैं उनको भी कुछ ना कुछ ट्रॉमा पहुँच रहा है, जिसके रिज़ल्ट में एक शॉक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और वो भी बाल गिर जाते हैं, जबकि रूट अंदर ही मौजूद रहती है। सो इस कंडीशन को हम शॉक लॉस ऑफ द डोनर एरिया कहते हैं, जो कि खुद ब खुद विद टाइम दोबारा रिकवर कर जाती है, बिकॉज वो रूट्स अंदर मौजूद हैं, उन्होंने दोबारा ग्रो करना है। सो यूजली इट टेक्स 2 to 3 months टू बी रिवर्स्ड। इसके रिजल्ट में पेशेंट यूजली पैनिक कर जाते हैं, वो इधर उधर से ओपिनियंस लेना शुरू हो जाते हैं और जो लोग ओपिनियन दे रहे होते हैं उनको ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कितनी सेफ्टी के साथ जो ग्राफ्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए गए। यूजली सेकंड ओपिनियन वाले भी पेशेंट को ज़्यादा पैनिक कर देते हैं कि ये शायद आपकी ओवर हार्वेस्टिंग हो चुकी हुई है और ये अब परमानेंटली इसी तरह रहेगा। जबकि पेशेंट्स जब हमारे पास 2-3 months के बाद दोबारा आते हैं तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर चुके होते हैं। सो हमने पेशेंट्स की जस्ट रीअश्योरेंस करनी होती है और उनको सेटिस्फाई करना होता है और उनको यकीन दहानी करानी होती है कि ये ऐसी कंडीशन है जो खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगी। यस, हम उसकी कुछ मेडिकल थेरेपीज़
कर सकते हैं. वी कैन डू सम PRPs, minoxidil and even some steroid injections in those areas can help them. मेरे डोनर एरिया से कितने सेशंस किए जा सकते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ, अगर आपका डोनर एरिया हेल्दी है तो हम उसमें से 2, 3 या रेयरली 4 सेशंस की तरफ भी जा सकते हैं. दिस डिपेंड्स कि हर सेशन में आप कितने ग्राफ्ट निकाल रहे हैं. अगर आपने पहले सेशन में और हार्वेस्टिंग कर दी है तो फिर जो बाकी सेशंस हैं उनकी गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी. कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोनर एरिया. ये वो पेशेंट हैं जिनका मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिनके पर सेंटीमीटर स्क्वायर 50 एंड बिलो हेयर्स हैं और उनका डोनर एरिया बहुत नैरो हो चुका हुआ है. इन पेशेंट्स में अगर आगे ग्रेड 7 की बार्डनेस है और इतना लिमिटेड डोनर एरिया है तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट से फ़ायदा नहीं होने वाला, लिहाजा आप कोई दूसरी ऑप्शन अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें माइक्रोबाल्डिंग, हेयर पैचेस एंड फाइबर्स एंड इस तरह के जो दूसरे मेथड्स हैं आप उनको कंसिडर कीजिए. हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट. आपका डोनर एरिया कैसा है और इससे आप किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जस्ट कम टू अस, लेट अस एग्जामिन योर डोनर एरिया और आपकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम आपको बताएंगे.